हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट थर्ड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्ल मार्क्स। लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अध्ययन किया, यानी कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के जो विशेषताएं थी उनका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम करेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष। सिद्धांत की आलोचना। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत है उसकी क्या आलोचनाएं थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष सिद्धांत का जितना प्रबल समर्थन किया था, यानी कि कार्ल मार्क्स ने अपने जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत था उसको जितना प्रबल समर्थन किया था, आलोचकों ने उनकी उतनी ही धज्जियां उड़ाई है। इस सिद्धांत की निम्न आलोचनाएं की जाती है। पहली जो आलोचना है, यानी कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की जो पहली आलोचना है, सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक है। यानी कि सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो अपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें इन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में जो संघर्ष है उसको अधिक महत्व दिया है। यानी कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जीवन के अंतर्गत संघर्ष को ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, तो इन्होंने किसको महत्व दिया था कार्ल मार्क्स ने? सामाजिक जीवन में संघर्ष को, जबकि सहयोग से ही सामाजिक जीवन चलता है। लेकिन हमारा जो सहयोग है उसी से हमारा सामाजिक जीवन चलता है। सहयोग के अभाव में मानव जीवन, जो सहयोग के बिना हमारा जो सामाजिक जीवन है वो कभी का नष्ट या समाप्त हो चुका होता है। इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि समाज में जो सामाजिक जीवन होता है वो बिना सहयोग के नहीं चल सकता। लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में संघर्ष को सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इन्होंने मालिक और मजदूर, क्योंकि बिना सहयोग के, अब इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का अध्ययन किया था, उसमें दो वर्ग बताए थे, यानी कि पूंजीपति है और मजदूर है। अगर उन दोनों में हमेशा संघर्ष होता रहता और सहयोग नहीं पाया जाता तो उत्पादन किस प्रकार से होता? भाई, अगर मान लो मालिक और श्रमिक वर्ग है, उनमें हमेशा संघर्ष रहता तो उत्पादन नहीं हो सकता। इसलिए उत्पादन के लिए जो पूंजीपति होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनमें एक दूसरे का सहयोग करने की भावना का पाया जाना जरूरी है। अतः सहयोग ही एक दूसरे के उत्पादन में सहायता करते हैं। अतः सहयोग ही की जो भूल की है इन्होंने, उसके कारण इनके सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जीवन में सहयोग की अपेक्षा संघर्ष को ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन बिना सहयोग के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता।
अब इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में संघर्ष को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन ये भी इन्होंने नहीं देखा कि बिना सहयोग के अगर पूंजीपति और जो श्रमिक वर्ग है उनमें सहयोग नहीं होगा तो उत्पादन कार्य नहीं होगा। सहयोग के आधार पर ही उत्पादन कार्य किया जा सकता है। तो मजदूर और जो श्रमिक वर्ग है उसमें इन्होंने सहयोग की अपेक्षा की है एक दूसरे की। ठीक है, तो पहली आलोचना है कि सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक होता है। तो दूसरी है जो आलोचना की है इन्होंने, समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं, समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं, ठीक है। ये दूसरी आलोचना की है समाजशास्त्रियों ने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की कि कार्ल मार्क्स ने समाज के अंतर्गत जो पूंजीवादी व्यवस्था है या समाज है उनमें केवल दो वर्गों का ही उल्लेख किया है। इन्होंने तीसरे वर्ग का उल्लेख नहीं किया है, जबकि समाज के विकास और प्रगति के अंतर्गत जो तीसरा वर्ग होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। जो तीसरा वर्ग है वो है बुद्धिजीवी वर्ग, यानी कि मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के द्वारा ही समाज का सबसे ज्यादा प्रगति और विकास किया जा सकता है, न कि श्रमिक जो दो वर्ग है उनके द्वारा। ठीक है, तो समाज में केवल दो वर्गों का ही नहीं होते बल्कि एक तीसरा वर्ग भी होता है, वो होता है मध्यम वर्ग या पूंजीवादी, मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है, तो जो सिद्धांत की कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की जो आलोचना की गई थी, इन्होंने केवल समाज के अंतर्गत दो वर्गों का उल्लेख किया है। पहला वर्ग पूंजीपति या बूर्जुआ वर्ग। ठीक है, पहला वर्ग इन्होंने क्या माना है, और दूसरा श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। ठीक है, लेकिन जो समाजशास्त्री है वो कहते हैं कि यही दो वर्ग नहीं पाए जाते हैं समाज के अंतर्गत, एक तीसरा वर्ग भी होता है। तो तीसरा वर्ग कौन सा माना है उन्होंने, मध्यम वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने उच्च वर्ग, इसको उच्च वर्ग कहा जाता है और इसको निम्न वर्ग। ठीक है, तो अन्य समाजशास्त्री उन्होंने तीसरा वर्ग माना है मध्यम वर्ग, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है इसमें हम प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रबंधक है को सम्मिलित किया जा सकता है, जिन्होंने समाज के विकास में, मध्यम वर्ग जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक ये होते हैं, इनको मध्यम वर्ग में सम्मिलित करते हैं और इन्होंने समाज के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई है। मार्क्स ने इस वर्ग का उल्लेख न करने की भूल की है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने केवल दो वर्गों का उल्लेख किया था, पूंजीपति या बूर्जुआ वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग, लेकिन एक तीसरा वर्ग भी होता है समाज के अंतर्गत जिसे मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। और बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, इनको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग का अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया था। तो ये एक इनकी भूल थी कि केवल समाज में दो ही वर्ग नहीं होते बल्कि एक तीसरा वर्ग भी होता है, वो होता है मध्यम वर्ग। तीसरा जो आलोचना की जाती है इनके सिद्धांत की, सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। ठीक है, इनके जो सामाजिक और
आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत था उसकी जो एक आलोचना की गई थी वो की गई थी कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं है। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को ही एक मान लिया। ठीक है, मार्क्स ने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लेने की भूल की थी। समाजशास्त्री आर्थिक आधारों के अतिरिक्त, यानी कि कार्ल मार्क्स ने केवल आर्थिक आधारों को वर्गों का निर्धारण का कारण माना है, लेकिन जो समाजशास्त्री है वो कहते हैं कि आर्थिक आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी समाज में वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। इन्होंने जो समाज में जो श्रम विभाजन बताया था वो केवल आर्थिक आधारों पर ही बताया, लेकिन जो अन्य समाजशास्त्री है वो कहते हैं कि केवल आर्थिक आधारों पर ही समाज में वर्ग विभाजन नहीं होता, बल्कि अन्य आधार जैसे जाति है, धर्म है, शिक्षा है, आयु है, योग्यता है, इनके आधार पर भी समाज में वर्गों का निर्धारण होता है। ठीक है, और इन्होंने केवल आर्थिक आधारों को वर्ग विभाजन का कारण माना है, लेकिन जो अन्य समाजशास्त्री है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आयु के आधार पर, योग्यता के आधार पर इनको भी समाज में श्रम विभाजन का आधार मानकर चलते हैं। तो इन वर्गों का इन्होंने उल्लेख न करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे, यानी कि जो अन्य आधार होते हैं जैसे योग्यता के आधार पर, आयु के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, इनका इन्होंने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। ठीक है, तो इनकी जो एक आलोचना की गई थी वो ये भी की गई थी। चौथी है श्रमिक जो क्रांति है वो श्रमिक वर्ग की नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग की द्वारा संभव है। जो क्रांति है वो किसके द्वारा संभव है? मजदूरों के द्वारा नहीं, श्रमिकों के द्वारा नहीं हो सकती है, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा क्रांति समाज में लाई जा सकती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो क्रांति का आधार माना है वो श्रमिकों को माना है, लेकिन जो अन्य समाजशास्त्री होते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग को क्रांति का आधार मानते हैं। ठीक है, जो एक कारण माना है क्रांति श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव है। तो पहली है, चौथी जो आलोचना की गई है, क्रांति श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा संभव। ठीक है, तो क्रांति है वो श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं लाई जा सकती, बल्कि समाज में जो क्रांति लाई जा सकती है वो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि श्रमिक वर्ग क्रांति द्वारा समाज को बदल डालेगा, यानी कि जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि श्रमिक वर्ग है वो क्रांति के द्वारा समाज को बदल डालेगा। किंतु इतिहास, जो हमारा इतिहास है, बताता है कि सभी जो क्रांतियां हुई थी, जो क्रांतियों के सूत्रधार थे वो बुद्धिजीवी लोग थे। यानी कि इतिहास बताता है कि सभी क्रांतियां के जो सूत्रधार थे वो बुद्धिजीवी वर्ग थे, न कि श्रमिक वर्ग। आज तक के इतिहास के अंदर जो क्रांति हुई थी उनके सूत्रधार कौन रहे हैं? बुद्धिजीवी वर्ग। इसलिए इस बात को लेनिन ने भी स्वीकार किया, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया बुद्धिजीवियों के। उन्होंने सिर्फ श्रमिक वर्ग के द्वारा समाज में क्रांति के को माना है। ठीक है, तो एक जो आलोचना की गई क्रांति श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव है। इतिहास कहता है कि आज तक की जो भी क्रांतियां हुई है वो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव हुई है। जो पांचवी आलोचना की गई है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं रहा, यानी कि जो वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं रहा है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, लेकिन जो समस्त इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है।
समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। ठीक है, कार्ल मार्क्स का यह मत त्रुटिपूर्ण है कि इन्होंने अब तक का जो समस्त इतिहास है उसके अंतर्गत वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं, यानी कि इन्होंने यह भूल किया, त्रुटि की है इन्होंने कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुए वो दो वर्गों के बीच में नहीं हुए। जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए वो दो वर्गों के बीच में नहीं हुए थे, अपितु दो विरोधी राष्ट्रों के बीच युद्ध हुए थे। किसके बीच हुए थे? दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हुए थे, न कि दो वर्गों के बीच में युद्ध अथवा भावना पाई जाती है। इस प्रकार दो लोगों में वर्ग भावना के स्थान पर राष्ट्रीय भावना के आधार पर विरोध पाया जाता है। इसलिए दो वर्गों में वर्गों की भावना के आधार पर नहीं बल्कि दो राष्ट्रों के आधार पर विरोध पाया जाता है। छठा, जो आलोचना की गई है कि मार्क्स द्वारा जो वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया था उसके परिणाम सिद्ध नहीं है। ठीक है, जो छठी आलोचना की गई थी कि मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के जो परिणाम हैं वो सत्य सिद्ध नहीं हुए। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बताया है कि वर्ग संघर्ष के कारण, यानी कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवाद के सुधार की कल्पना नहीं की है, यानी कि इन्होंने वर्ग संघर्ष के द्वारा या वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवादी समाप्त होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो बताया है अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत कि वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवाद समाप्त होगा और उसके स्थान पर साम्यवाद की स्थापना होगी। इन्होंने पूंजीवाद के, जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने पूंजीवाद के सुधार की भावना नहीं की है, या इन्होंने कार्ल मार्क्स है, इन्होंने पूंजीवाद के सुधार की कल्पना नहीं की है। किंतु इंग्लैंड है, अमेरिका है, दुनिया के जो दूसरे देश है, देशों के जो श्रमिकों की स्थिति में जो सुधार हुआ है, उनका असंतोष जो दूर हुआ है वो श्रमिक, और उन्होंने श्रमिक वर्गों का समर्थन, जो पूंजीपति वर्ग है उनका श्रमिकों ने समर्थन प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये 6 विषय आलोचनाएं समाजशास्त्रियों के द्वारा की गई थी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की, कार्ल मार्क्स के। ठीक है, इन ग्रांथ जो कमियां हैं उनके बावजूद भी समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें इन्होंने जो श्रमिक वर्ग है उनकी जो दास्ता है उससे मुक्ति पाने का उपाय बताया है कि जो श्रमिक वर्ग है वो अपनी दास्ता से किस प्रकार से मुक्त हो सकती है, इसके लिए इन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को माना है। तो आज हमारा ये टॉपिक कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का समाप्त होता है। कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे।